Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And we are talking about experimental research, in which we have discussed experimental research, the experimental validity, threat to experimental validity, internal as well as external, and now this is term of experimental designs, in which I will take through experimental design. सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, हम लोग जब से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बात कर रहे हैं तब से हमें पता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये सब हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है कि हम किस डिजाइन के तहत एक्सपेरिमेंट करेंगे। Experimental design is the blueprint of the procedures that enable the researcher to test hypotheses by reaching valid conclusions about relationships between independent and dependent variables. यानी कि जो स्वतंत्र और परतंत्र चर है उसके बीच का जो सह संबंध है उस तक पहुंचने के लिए वैध निष्कर्षों पे कैसे पहुंचेगा रिसर्चर, अपनी परिकल्पना का परीक्षण कैसे करेगा, उस प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ना। Selection of a particular design is based on the purposes of the experiment. हम कैसे चुनेंगे, कौन सी डिजाइन ये किस पर तय करेगा, ये निर्भर करेगा कि हमारे परीक्षण का, हमारे प्रयोग का उद्देश्य क्या है। The type of variables to be manipulated, वो कौन से चर हैं जिनमें हम जोड़ तोड़ करना चाहते हैं, and the conditions or limiting factors अंडर विच इट इज कंडक्टेड, और वो कौन सी दशाएं हैं, वो कौन से कारक हैं जिनके अंदर इसको संपादित किया जाना है। Design deals with such practical problems as how subjects are to be assigned to experimental and control groups. The design deals with such practical problems. Design में ये भी आता है कि वो हमको वो practical problems भी देखनी पड़ती हैं कि कैसे subject को assign किया जाएगा experimental और control group में। अभी हम बार बार देखेंगे कि कहीं हम ये random assignment कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते हैं। The way variables are to be manipulated and controlled, किस तरीके से हम चरों को मैनिपुलेट करेंगे या नियंत्रित करेंगे। The way extraneous variables are to be controlled, वो चर जो आपकी फोकस का, जो आपकी स्टडी का फोकस नहीं है लेकिन फिर भी आपके रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं, उनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। How observations are to be made, आप प्रेक्षण कैसे करेंगे। And the type of statistical analysis to be employed in interpreting data relationships, और जो आंकड़े हैं उनके बीच का जो सह संबंध है उसकी व्याख्या करने के लिए आप कौन सी सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग करेंगे। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आता है। The adequacy of experimental designs is judged by the degree to which they eliminate or minimize threats to experimental validity, है ना। तो सब कुछ, कौन सब्जेक्ट कैसे असाइन किया जाएगा, किसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आप कौन मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, स्टैट्स कौन सी लगाने जा रहे हैं, एवरीथिंग एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपको बताता है, आपको तय करना होता है पहले से। तो आप लिटरेचर सर्च करेंगे, आप किताबों में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जनरली 3 तरीके की एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दी है। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को जनरली एक्सपेरिमेंट ही नहीं मानते हैं बहुत से रिसर्चर, और आपके कोर्स में आपको ट्रू, क्वेसी और एक्सपोज्ड फैक्टर, मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और एक्सपोज्ड फैक्टर पढ़नी है। तो ट्रू से शुरू करते हैं। In a true experiment, the equivalence of the experimental and control groups is provided by random assignment of subjects to experimental and control treatments. आपसे बात हुई है कि एक ग्रुप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसपे आप ट्रीटमेंट देते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें नहीं देते। तो वो कह रहे हैं कि आप जब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम बनाते हैं तो हम बिल्कुल बराबर करते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को। कैसे बराबर करेंगे? सब्जेक्ट का रैंडम असाइनमेंट करके कि कौन सा सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा, कौन सा कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबकी समान होगी। Although it is difficult to arrange a true experimental design, particularly in school classroom research, it is the strongest type of design and should be used wherever possible. वो कह रहे हैं कि जनरली चूंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं तो क्लासरूम सेटिंग में, क्लासरूम रिसर्चेज में हमको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना मुश्किल है, क्योंकि लेकिन हाँ, ये सबसे सबसे मजबूत तरीके की डिजाइन है, मतलब इसका रिसर्च वैलिड रहता है, कंक्लूजन आप जनरलाइज कर सकते हैं और यूज जरूर किया जाना चाहिए जहां तक संभव हो सके।
True experimental designs are mostly used for experimental research in education because they seek to control. ये क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है? क्योंकि आप अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारे थ्रेड्स को बचा लेते हैं, जैसे हिस्ट्री, मैचुरेशन, टेस्टिंग, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, सिलेक्शन एंड मोर्टेलिटी के जो थ्रेड्स हमने आपसे हम लोगों ने पढ़े अभी डिस्कस किए, उनसे बहुत हद तक बचाव हो जाता है। तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी तीन तरीके की है, पोस्ट टेस्ट ओनली, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और सोलोमन फोर ग्रुप। तो ये है ना, दी पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप्स, आप कहीं कहीं इसको पाएंगे पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। कंट्रोल ग्रुप या इक्विवेलेंट का मतलब कि हमने बराबर कर दिया है ग्रुप को। दी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप्स डिजाइन या प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन भी कहते हैं, और सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन। तो दी पोस्ट टेस्ट ओनली से शुरू करते हैं। पोस्ट टेस्ट ओनली इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन, यानी कि इसमें हम केवल बाद में एक परीक्षण लेंगे, पश्च परीक्षण चलेगा और ग्रुप को हम इक्विवेलेंट बनाएंगे। Here the available subjects are assigned to two groups through randomization that controls all possible relevant extraneous variable। ये कह रहा है यहाँ पे भी जो दो ग्रुप होंगे उसमें सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट हम रैंडमली करेंगे ताकि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल किया जा सके। नो प्री टेस्ट लिखा ही है कि पोस्ट टेस्ट ओनली, इसका मतलब इसमें कोई प्री टेस्ट नहीं होता है। नो प्री टेस्ट इज यूज्ड इन द रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स assures that any initial differences between the groups are attributable only to chance। क्योंकि इसमें प्री टेस्ट नहीं होता है, तो जब हम रैंडम असाइनमेंट सब्जेक्ट्स का करते हैं तो वो ये सुनिश्चित करता है कि अगर उन ग्रुप के बीच में कोई शुरुआती अंतर आ रहा है तो वो बाई चांस हो सकता है, चांस फैक्टर होगा। The two random samples from population are obtained in two ways। हम किसी पॉपुलेशन से रैंडम सैंपल दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, द सब्जेक्ट्स में बी ड्रॉन इंडिविजुअली एट रैंडम एंड असाइंड अल्टरनेटिवली टू द ग्रुप्स, और two different random samples may be selected first and the groups assigned randomly to the experimental or control condition। क्या मतलब? कह रहा है कि आप कैसे बनाएंगे, आप दो तरीके से बना सकते हैं। कह रहा है सबसे पहले या तो ये करिए कि सब्जेक्ट को आप इंडिविजुअली एट रैंडम निकालिए और फिर उनको ऑल्टरनेटिवली ग्रुप्स में डालिए, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में, या आप दो डिफरेंट रैंडम सैंपल ही बनाइए और ग्रुप को असाइन कर दीजिए रैंडमली कि किसको आप एक्सपेरिमेंटल बनाएंगे, किसको कंट्रोल बनाएंगे। ओनली द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। ये बात कई बार हो गई कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। At the end of the experiment, subjects of both the groups are measured on the dependent variable। और जब एक्सपेरिमेंट आपका हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट के एंड में आप दोनों सब्जेक्ट्स के ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप के सब्जेक्ट को डिपेंडेंट वेरिएबल पर मेजर करेंगे। द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स आर कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। और लास्ट में दोनों ग्रुप्स के हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से मीन निकाल के देखेंगे कि उनमें जो अंतर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। हमने तो बहुत एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो अंतर ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है। तो जितना ज्यादा आपका डिजाइन सटीक बनेगा उतना ज्यादा वैध तरीके से आप कह सकेंगे कि ये अंतर ट्रीटमेंट की वजह से ही है। और ये क्या है, पोस्ट टेस्ट ओनली, इसमें कोई प्री टेस्ट नहीं लगाते हैं। तो इसके कुछ स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस है। क्या इसका स्ट्रेंथ है, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस डिजाइन इज रैंडमाइजेशन, क्योंकि हमने इसमें रैंडमाइजेशन किया है, which assures statistical equivalence of the groups prior to the introduction of the experimental treatment। इसका मतलब कि जब तक हमने इसमें कोई स्टैटिस्टिकल, हमने मतलब कि हमने इसमें स्टैटिस्टिकल इक्विवेलेंस को एश्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं उनकी प्री रिक्विजिट रैंडमाइजेशन होती है और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के पहले हमने ग्रुप को बराबर बनाया है। Since no pretest is used, this design controls for the main effects of history, maturation and pre-testing। हम लोग जब थ्रेट्स पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि प्री टेस्टिंग से व्यक्ति को आइडिया लग जाता है, वो मेच्योर हो जाता है, उसकी हिस्ट्री में आ जाता है कि वो बढ़िया करेगा आगे वाला टेस्ट। ये सारे थ्रेट बच जाएंगे क्योंकि प्री टेस्ट हमने लिया ही नहीं। This design is especially recommended for experiments in which pre-test sensitization is likely to occur, and this design is useful in the experimental studies, especially at kindergarten or primary stages, in which a pre-test is either not available or not appropriate। मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको पहले से कौन सा टेस्ट ले लेंगे आप? उनकी ऐसी कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए अच्छा है और कई तरीके के थ्रेट भी बच जा रहे हैं। लेकिन नुकसान है, नुकसान क्या है?
the use of this design seriously restricts the external validity of the experiment. पर चूंकि हमने प्री टेस्ट नहीं लिया है तो हमारा जो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी या जो जनरलाइजेशन वाला फैक्टर है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है. The experiment can partially overcome this limitation by replicating the experiment with different groups. वो कह रहे हैं आप इसको थोड़ा सा बचा सकते हैं कि आप उसी एक्सपेरिमेंट को रिप्लिकेट कर दीजिए दूसरे ग्रुप के साथ भी. There are some situations in which it is not possible for the experimenter to select subjects at random from the population of interest. ये भी इसकी कमी है क्योंकि कभी-कभी हम रैंडम सिलेक्शन भी नहीं कर पाते हैं. रैंडमाइजेशन भी मुश्किल हो जाता है तो ये और कमजोर पड़ जाएगा. तो रैंडमाइजेशन ही इसकी ताकत है क्योंकि प्री टेस्ट हम इसमें ले नहीं रहे, है ना. दूसरा आता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिजाइन. दिस डिजाइन इज सिमिलर टू द प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड डिजाइन एक्सेप्ट that pre-tests are administered before the application of the experimental and control treatments and post-tests at the end of the treatment period, है ना. तो ये बिल्कुल pre-test post-test only जैसा है, बस इसमें pre-test भी लगेगा यानी कि ट्रीटमेंट देने से पहले भी टेस्ट लिया जाएगा. Pre-test scores can be used in analysis of covariance to statistical control for any differences between the groups at the beginning of the study. This is a strong design, but there may be a possibility of the influence of the interaction effect of testing with the experiment variable. हम लोगों ने जब टेक्स्ट की बात की थी तो इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग की भी बात की थी, तो वो वाली यहाँ दिक्कत लग जाएगी. अदरवाइज ये एक स्ट्रॉन्ग डिजाइन है. क्यों? क्योंकि हम रैंडमाइजेशन तो कर ही रहे हैं, दोनों ग्रुप को इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं और हम एक प्री टेस्ट लेके भी आइडिया ले लेंगे कि शुरुआती दोनों जो दो ग्रुप हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, उनमें प्री टेस्ट ले लिया, पहले एक टेस्ट ले लिया और उनकी स्थिति देख ली, फिर ट्रीटमेंट देने के बाद टेस्ट ले लिया, फिर स्थिति देख ली, तो हम ये कह पाएंगे कि दोनों में जो अंतर आ रहा है वो ट्रीटमेंट की वजह से है या एक्सपेरिमेंट की वजह से है या मैनिपुलेशन की वजह से है. तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है? पहला है कि ये the strength of this design lies in the random assignment of subjects which assures equivalence between groups prior to experimentation. हम हर बार यही करना चाह रहे हैं ना कि ग्रुप इक्वल बनाना चाह रहे हैं, तो ये रैंडमाइजेशन से ही हो सकता है. तो रैंडमाइजेशन इसमें है तो ये इसकी ताकत है, इसकी स्ट्रेंथ है. The experimenter's control over the pre-test provides an additional check on the equality of the two groups on the dependent variable. हम इसमें pre-test ले रहे हैं तो और बढ़िया हम इसको बराबर कंट्रोल कर ले रहे हैं. और this design with its randomization seeks to control most of the extraneous variable. और इस डिजाइन से हम बहुत सारे extraneous variable कंट्रोल कर लेते हैं जैसे history, maturation, pre-testing, differential selection of subjects, statistical regression and mortality. ये सब हम लोगों ने पढ़ा है. ये सब क्या है? इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स हैं, इंटरनल वैलिडिटी को कम करते हैं. लेकिन लिमिटेशन है इसमें कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द प्री टेस्ट एंड द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, है ना. हमने पढ़ा है ना कि प्री टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट का के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है और वो दिक्कत क्रिएट कर देता है और हमें लगता है कि ये ट्रीटमेंट की वजह से हो रहा है. दिस इंटरेक्शन में चेंज और सेंसिटाइज द सब्जेक्ट इन सर्टेन वेज. इससे या तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है या खराब हो सकती है. और क्या दिक्कत है? देयर इज ऑल्सो इंटरेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट. The interaction of experimental variable with other factors such as history also makes it impossible to generalize the findings beyond the specific conditions or situations in which the experiment was conducted. The reactive effects of the experimental procedures on the subjects of the experimental group or who administer the treatments may also create problems in making generalizations. यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी डिजाइन उठाएंगे उसमें कहीं स्ट्रेंथ है तो कहीं लिमिटेशन है. कोई भी डिजाइन पूरी तरीके से एश्योर नहीं करती है कि हाँ कोई भी थ्रेट नहीं रहेगा. तो ये तो बात पहले भी हो गई कि कोई ना कोई थ्रेट तो रहना ही है. हमें बस कोशिश ये करनी है कि कम से कम हम जितना ज्यादा से ज्यादा थ्रेट को मिनिमाइज कर सकें, एरर्स को कंट्रोल कर सकें. और सबसे बड़ी बात कि हम रैंडमाइजेशन ग्रुप का करें, रैंडम ट्रीटमेंट करें, तो हम इक्विवेलेंट ग्रुप या कंट्रोल कर पाएंगे और एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर पाएंगे. बाकी सब चीजें समझने की है कि प्री टेस्ट लगेगा तो फायदा क्या होगा कि हम मैच्योरेशन, हिस्ट्री और इन सब थ्रेड से बच जाएंगे. लेकिन नुकसान क्या होगा? प्री टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है और इसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो सेंसिटाइज हो सकता है. तो चीजों को समझने की जरूरत है. फिर आता है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन. ये डिजाइन क्या है? ये ऊपर वाली दोनों जोड़ दी गई है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट. तो यहाँ क्या करते हैं? सब्जेक्ट्स आर रैंडमली असाइन टू 4 ग्रुप्स. यहाँ पे सब्जेक्ट्स को 4 ग्रुप में बांटना है. 2 ग्रुप्स रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट. 2 ग्रुप ऐसे होंगे जिनको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मिलेगा. 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव्स ए प्री टेस्ट. और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप प्री टेस्ट भी देंगे. मतलब देखिए सब जोड़ दे रहे हैं, एक ग्रुप को प्री टेस्ट भी दे रहे हैं, 2 को एक्सपेरिमेंटल दे रहे हैं और 2 ग्रुप तो होंगे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, है ना. और 1 कंट्रोल ग्रुप रिसीव्स ए प्री टेस्ट और एक
एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी प्री टेस्ट मिल रहा है, कंट्रोल ग्रुप को भी प्री टेस्ट मिल रहा है, और ऑल 4 ग्रुप्स रिसीव पोस्ट टेस्ट, और सारे ग्रुप को पोस्ट टेस्ट मिल रहा है। तो दोनों ही टेस्ट जोड़ दिए, मतलब दोनों ही ऊपर वाली डिजाइन जोड़ के बना दी है ये सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है ये। दिस डिजाइन इज रियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ग्रुप डिजाइन्स प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड, द पोस्ट टेस्ट ओनली एंड द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। ठीक है, इतना ओके है। द सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन परमिट्स द इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग, हिस्ट्री एंड मैचुरेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखिए ये एनोवा और एनकोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को एनोवा बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस को एनकोवा बोलते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ये आप आगे कहीं पढ़ लीजिएगा। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड टू कंपेयर द 4 पोस्ट टेस्ट स्कोर। अब क्या हुआ, हमने 4 बार चारों का पोस्ट टेस्ट निकाला है, तो इन चारों की आपस में तुलना की जाएगी और कोवेरिएंस निकालेंगे, है ना। O2 मतलब जो दूसरा ग्रुप है और जो चौथा ग्रुप है उनकी तुलना की जाएगी। बिकॉज दिस डिजाइन प्रोवाइड्स फॉर टू साइमल्टेनियस एक्सपेरिमेंट्स, द एडवांटेजेस ऑफ रेप्लिकेशन आर इनकॉर्पोरेटेड। क्योंकि दो ग्रुप हमने पहले ही इसमें दो डिजाइन जोड़ दिए, तो रेप्लिकेशन के फायदे भी इसमें मिल जाते हैं। लेकिन मेजर डिफिकल्टी इसके संग ये है कि इतने सब्जेक्ट्स हमको नहीं मिलते हैं जिनको हम 4 ग्रुप्स में रैंडमली असाइन कर सकें, ये दिक्कत है इसके साथ। और स्ट्रेंथ इसकी क्या है कि दिस डिजाइन प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर एनी पॉसिबल कंटेम्परेरी इफेक्ट्स दैट मे अकर बिटवीन प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग। दिस डिजाइन एक्चुअली इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट ट्वाइस। इसका मतलब ये जनरली हम इसमें 2 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वंस विद प्री टेस्ट एंड वंस विदाउट प्री टेस्ट। एक बार हम प्री टेस्ट के साथ कर रहे हैं और एक बार प्री टेस्ट के बिना कर रहे हैं। तो दोनों में जो स्ट्रेंथ्स थी वो दोनों इसमें मिल जाएंगी। If the results of these two experiments are in agreement, the experimenter can have much greater confidence in his findings. और अगर इसमें ये 2 रिजल्ट आ रहे हैं आपके, एक प्री टेस्ट वाला और एक विदाउट प्री टेस्ट वाला, दोनों ही टेस्ट के रिजल्ट एक ही बात कह रहे हैं, तो आपकी फाइंडिंग को आप ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमने दोनों तरीके से करके देख लिया है, तो भी ये अंतर आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअली ये अंतर ट्रीटमेंट की वजह से ही है। और इसकी लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन क्या है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसको करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है, क्योंकि दो दो एक्सपेरिमेंट साइमल्टेनियसली चल रहा है ना। आपको उतने सब्जेक्ट भी चाहिए, और इसमें क्या करना पड़ता है, रिसर्चर का काम बढ़ जाता है, मतलब हैज टू मेक कंपैरिजंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द फर्स्ट कंट्रोल ग्रुप जो ए और सी है, फिर बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कंट्रोल ग्रुप बी और डी। There is no single elementary statistical procedure that would make use of the 6 available measures simultaneously. In the light of this difficulty, this design is generally recommended for a more advanced level of research. तो एक ज़्यादा आधुनिक उच्चतम लेवल की रिसर्च करने के लिए ही इसकी सलाह दी जाएगी, क्योंकि आप इसमें एक्चुअली दोनों कर रहे हैं, एक बार प्री टेस्ट ओनली कर रहे हैं, एक बार प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं, और यही जोड़ के सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन बनाया गया है। तो जब प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट समझ जाएंगे, दोनों की स्ट्रेंथ लिमिटेशन समझ जाएंगे, तो ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक्चुअली इन दोनों को जोड़ दिया गया है, यही है। तो ये आपका रहा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब आपको पढ़ना है क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और ये बहुत पूछा जाता है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल और क्वेसी एक्सपेरिमेंटल में क्या अंतर है, क्वेसी एक्सपेरिमेंटल ट्रू एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं है, और फिर एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो भी बहुत पूछी जाती है, पता तो सभी कुछ होना चाहिए। ओके, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.